फोरेंसिक ऑटोप्सी प्रोसीजर। इसमें प्री एग्जामिनेशन आपने पढ़ लिया। फोरेंसिक ऑटोप्सी इनकल्सिव इन्वेस्टिगेशन है जो सी ये हम करते हैं। इसमें हमारे पास ये स्टेजेस होती हैं, ये आपने याद कर लेनी है अच्छी तरह से। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन क्लोथ्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी सर्फेसिस एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये जितनी ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, स्क्रूटनी ऑफ इंटरनल ऑर्गन का मतलब है कि एग्जामिनेशन कर लें इंटरनल ऑर्गन की, और स्पेसिमेन ले लेने हैं जो जो हमें मिलते हैं। वो आपको आगे पता चलेगा कि जैसे कोई प्लोरल एफ्यूजन हुई है ब्लड का स्पेसिमेन, एंड लिवर के हमने पीसीस कुछ जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट करने हैं वो हमने ले लेने हैं। फिर उसके बाद हमने बॉडी को प्रॉपरली क्लोज करना है। सबसे पहले अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखें ना क्लोथ के ऊपर, इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लेने हैं कि क्लोथ जो सा बंदे ने पहना हुआ है उस पर ब्लड तो नहीं लगा हुआ, उस पर वॉमिटस तो नहीं है, उस पर कोई क्रॉसपॉन्डिंग होल तो नहीं, कोई गोली का होल तो नहीं है। और ये आपने चीज़ें देख लेनी है और आपने ना नोट कर लेनी है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि राइगर मोर्टिस हो जाता है जिसकी वजह से ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ना उसको ना कपड़े आपके उतारने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आप उसको ना फाड़े ना कपड़ों को, आप उसको आराम से ना एक कैंची की मदद से इस तरह काट लें कि जो सा एविडेंस है वो ख़राब ना हो। अगर आपको कपड़ों से कोई हेयर शॉर्ट चार्ज या फिर ग्लास पीसेस मिलते हैं उसको भी कलेक्ट कर लें। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फेसिस में आता है कि आपने अपनी सरसरी सी नज़र मार लेनी है बॉडी पे। तो इसमें आपके पास ये होता है कि आपने देख लेना है कि बॉडी पे हाइपोस्टेसिस हो गया, राइगर मोर्टिस बॉडी पे हो गया, पुट्रीफेक्शन तो नहीं बॉडी में होने लग गई। फिर उसके बाद इसमें आपने ना इस पर आपने ना एक्सटर्नल इंजरीज़ देख लेनी। आपने एक्सटर्नल इंजरीज़ देख के फिर उसके बाद आपने उसका साइज़ नोट कर लेना है, उस कितनी नंबर ऑफ़ इंजरीज़ हैं और वो कहाँ कहाँ पे उसके लैंडमार्क्स क्या हैं जो कि हमने ऑटोप्सी में किया हुआ है वो देख लेना है। फिर उसके बाद ना आपने ये देख लेना है कि कोई उसकी बॉडी पे हेजिटेशन कट तो नहीं है, कैडावरिक स्पैज़म तो नहीं है, ये डिफेंस वॉन्ड्स तो नहीं है। अच्छा, कई डॉक्टर ये मिस कर जाते हैं कि पैल्पेशन ऑफ बॉडी, ये इसमें ये होता है कि आपने ना बॉडी पे इस तरह हल्का हल्का हाथ फेरना है, फिर आपने देखना है कोई लंप तो नहीं है बॉडी पे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी जो कि ये लिखा हुआ है। ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी में आज 3 कैविटी ज़रूर खोलनी होती है, क्रेनियम, थोरैक्स, एब्डोमेन। जब हमारे पास हेड इंजरी होती है सबसे पहले क्रेनियम खोलते हैं, जब एस्फिक्सिया द डेथ होती है सबसे पहले जो सी होती है वो थोरैक्स खोलते हैं। इसमें हमारे पास 3 कट्स लगाए जाते हैं। इसमें स्ट्रेट इंसिजन होती है, वाई शेप इंसिजन होती है, मॉडिफाइड वाई से स्ट्रेट शेप इंसिजन होती है कि आपने चिन से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक। वाई शेप होती है आपने बेस ऑफ ईयर से लेके सुप्रास्टर्नल नोज तक। जब आप बेस ऑफ ईयर से लेके सुप्रास्टर्नल नोज तक करेंगे ना तो आपके नेक के स्ट्रक्चर का अच्छा एक्सपोजर हो जाएगा। और तीसरी होती है कि आपने एक्रोमियम प्रोसेस से लेना है और आपने जो है वो कर्व की फॉर्म में आना है, और आपने एक मिड पॉइंट बिलो द जीफाइड प्रोसेस वहाँ तक आपने ना इस तरह से ला के नीचे को ले जाना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने भाई वो ना हमने अच्छी तरह से ना एक्सीला जोन है उसको हमने ना इंसिजन को एक्सीला तक एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे ना फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ना स्किन का सारा मोल कर लिया, तो हमने आगे कैसे करना है, थोरेसिक कैविटी को एक्सपोज कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होते हैं ना जो से, हमने उन पे काट लगाने हैं। और जब वो काट लगाएंगे तो पैरेलल काट लगाने हैं, तो वो ना रिप्स को हम काट लेंगे और आगे से हमारे जो से ऑर्गन है वो एक्सपोज हो जाएंगे। कैप्सुलर लिगामेंट है जो से स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे, उसको भी हम काट लेंगे ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास ना हमने ये सब काम ध्यान से करना है कि कोई काटे ना प्लूरा वगैरह पे लग जाए। फिर उसके बाद हमारे पास हमने नेक की जो सी नेक पे इंजरी देखने के लिए उसकी लेयर वाइज डिसेक्शन करनी होती है, ताकि कोई भी लेयर वाइज का मतलब ये है कि नेक के मसल पहले उसका फेशिया टोन करना, फिर उसके मसल टोन करने, और उसके बाद वहाँ पे ऑर्गन है ना थायराइड, लेनेक्स, ट्रेकिया, इन सब की भी डिटेल एग्जामिनेशन करनी है। अगर हमें कोई वहाँ पे मिल जाए कि यहाँ पे हमारे पास कोई मसला है तो हमने वो देख लेना और वहाँ पे नोट कर लेना अपने ना ऑटोप्सी फॉर्म पे। फिर उसके बाद होता है कि जब हमने इसमें हमारे पास ना लेयर वाइज डिसेक्शन में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, स्किन की, सबक्यूटेनियस की, और ये सारी हमने लेयर को एग्जामिन करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास हमने थोरेसिक कैविटी ओपन कर ली है। न्यूमोथोरैक्स को कैसे चेक करना है, जैसे पंचर नहीं चेक करते, हमने साइड पे कैविटी सी बना लेनी है इस तरह रिब्स के साइड पे, वहाँ पे हमने पानी भर लेना है। तो ना हमने ये जो सी है ना सिलेंडर, इसको हमने उल्टा करके उसके ऊपर रख देना है। हमने ना ये स्कैल्पल से हल्का सा उसके अंदर ना पिंच करना है, जैसे ही अगर हेयर हुई ना तो इधर बबल बनने लग जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा इसको न्यूमोथोरैक्स है। फिर उसके बाद जब भी आपने एग्जामिनेशन करनी है ना तो आपने जो है इंटरनल मेमोरी आर्टरी और वेन को ना लाइगेट कर देना होता है, ताकि वहाँ पे लीकेज ऑफ ब्लड की वजह से आपकी ऑटोप्सी ख़राब ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास पेरिटोनियम जो सी है उस पे ना जब आपने इंसिजन देनी होती है लेफ़्ट फिंगर्स को आपने ऐसा डायरेक्शन यूज़ करना होता है ताकि आप कोई इंटेस्टाइन वगैरह ना काट दें। इस वजह से
आपने इसको यूज़ करना होता है। जो सा आप प्राइमरी इंसिजन देते हैं ना, जो आपको मैंने पीछे इंसिजन बताए, वो आपने ज़्यादा डीप नहीं देने होते कि बोन काट दो। आपने प्राइमरी इंसिजन में 3 चीज़ें कटती होती हैं, थोरैक्स में भी, और थोरैक्स में ख़ास तौर पे सबसे पहले स्किन कटनी है, सबक्यूटेनियस फैट और मसल। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, सब स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और मसल, ये 3 चीज़ें हमने पहले कट से काट देनी है। फिर उसके बाद है स्क्रूटनिंग का मतलब एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ कैविटी एंड वाइटल सिस्टम्स। अच्छा, अब आपने प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी पे फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हुई थी और उसकी ना जो सी हमारे पास पाइटल और विज़रल लेयर जुड़ी हुई है, तो उसको आपने ना एडहेजन को ब्रेक नहीं करना, आपने ना लंग्स को प्लूरा समेत ही बाहर निकाल देना है, ताकि उसकी ना जो सी है वो ब्रेक ना हो और आपकी एग्जामिनेशन आप अच्छी तरह कर सको। पेरिकार्डियल कैविटी भी आपने ना पहले जिसमें हार्ट होता है उसको भी अच्छी तरह देखना है कि उसमें कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है। अच्छा, आप ऐसे नहीं, ब्लड वगैरह देख के आपने ऐसे हार्ट नहीं निकाल लेना, ब्लड वगैरह देख के आपने उसको अच्छी तरह इंस्पेक्शन करना है कि ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है या फिर हमारे पास किसी आर्टरी से निकला है। तो इधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इधर से आपको फिर पता चल जाएगा कि हेमरेज की कॉज क्या है। फिर उसके बाद आपने ना वही जो सी हमने पीछे काम किया था, पेरिकार्डियल सैक है ना जो सी, उसके अंदर हमने वाटर फिल कर लेना है। और हमने जब वाटर फिल कर लेना है तो उसमें ना हमने एयर के टेस्ट के लिए हमने उसमें भी ना स्कैल्पल से पंचर करना है हार्ट को। अगर तो हार्ट में थे बुलबुले बने वाटर में, इसका मतलब हार्ट के वेंट्रिकल में हवा थी। फिर राइट, आपको कटिंग का तरीका सिखा देता हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं हार्ट की। तो पहले राइट वेंट्रिकल से कट शुरू करना है, राइट एट्रियम से है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो सी होती है ना, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पीए लिखा हुआ है, यहाँ पे वो होती हैं, उसको आपने ये पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्रांच आ रही, इसको आपने कट कर लेना है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आपकी डेथ पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस से हुई हो ना, तो इधर जो सा आपको थ्रोम्बस मिल जाएगा। अच्छा, थ्रोम्बस जो सा वो पोस्टमार्टम भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और एंटीमार्टम भी हो सकता है। पोस्टमार्टम, एंटीमार्टम जो सा होता है उसमें ट्रांसवर्स रिज होंगी, वो अपने आप के अराउंड कोइल्ड किया होगा, उसका फेमोरल आर्टरी के जितना साइज़ होगा, और जैसा पोस्टमार्टम होगा वो सॉफ्ट होगा, थिन होगा, शाइनी होगा, येलो कलर का भी हो सकता है, और अगर येलो कलर का हो तो उसको हम कहते हैं चिकन फैट क्लॉट। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये कहीं डीवेन से तो नहीं आया, तो हमने ना वहाँ पे काफ के मसल को ऐसे कट लगाना है, और हमने जो सी है वेन वहाँ पे ढूंढ लेनी है, मतलब फेमोरल वेन। फेमोरल वेन को जैसे ही हम कट लगाएंगे ना, तो अगर तो वो हमारे पास पॉप आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पहले ही उसको ना उसका थ्रोम्बोसिस बना हुआ था। फिर उसके पास थाइमस जोन्स है, इसकी आपने अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करनी होती है, इसका वेट करना होता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर ना एक इनओमिनेट वेन होती है जो सी स्पीरियम मेडियस स्टाइनम से गुजरती है। इसमें ना आपने इसको लाइगेट करना होता है ताकि आप रोटा की ब्रांचेस को अच्छी तरह से देख सको, नहीं तो ब्लड की लीकेज की वजह से आप देख नहीं सकते। फिर उसके बाद पेरिटोनियल कैविटी जो सी है, इसमें आपने अमाउंट ऑफ फ्लूइड देखना होता है, करैक्टर उसके क्या है, ऑर्गन का कलर क्या है, ऑर्गन का साइज़ क्या है, जैसे हेपेटोमेगाली में वो लिवर बढ़ा हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और जो सी उसकी पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे कोई एडहेशन तो नहीं बनी हुई, ये आपने देख लेने। उसके बाद आपने ना जो सी है जो जो भी उसका साइज़ होगा ना, उसको लैंडमार्क्स के हिसाब से नोट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको कोई फ्लूइड मिलता है ना 50 सीसी, आपने फ्लूइड जो सा है वो कलेक्शन करनी है और उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज देना है। फिर उसके बाद है जी, हमने ना जो सी डायसेक्शन वो ऑर्गन निकालने हैं, तो उसके लिए 2 टेक्निक यूज़ होती हैं, ऑर्गन बाय ऑर्गन एंड एविसरेशन टेक्निक। ऑर्गन बाय ऑर्गन, ये एविसरेशन टेक्निक, ये 2 टेक्निक यूज़ होती हैं। आपने जब भी ऑर्गन निकालने हैं ना ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड से, तो आपने 2 प्रिंसिपल अपने माइंड में रखने हैं कि कोई भी ऑर्गन आपने उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन से पहले नहीं निकाल लेना। जैसे कि आपने किडनीज़ को तब तक नहीं निकालना जब तक आप रेनल आर्टरी, वेन और जो सी यूरेटर है उसको एग्जामिन नहीं कर लेते। फिर उसके बाद आपने इंसिजन ऐसे लगानी है कि उसका मैक्सिमम एरिया एक्सपोज हो, और जो से उसके स्ट्रक्चर हैं हीलियम सेंटर हो रहे वो भी एक्सपोज हो जाए हमारे पास, और हमारे पास उसका डक्ट, उसका जो सा है उसकी ओरिएंटेशन जो सी ऑर्गन की वो प्रिजर्व रहे। जैसे कि किडनी पे हम पैरेलल कट लगाते हैं, एरिया भी ज़्यादा एक्सपोज होगा, हमारे डक्ट भी हमें अपीयर हो जाएंगे, हीलियम को भी नुकसान नहीं होगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी रह जाएगी। फिर उसके बाद होता है कि जब भी ना हम कोई ऑर्गन निकालते हैं तो ब्लड उसमें से लीक होता है। जब ब्लड लीक होता है तो 20% ऑफ द वेट जो सा ऑर्गन का वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हम ना जो सी है वो उसका साइज़ इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, स्पेशल मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि जो से वाल्व होते हैं उसमें हमने सरकमफेरेंस लेना होता है, थिकनेस हमने करनी होती है हार्ट में, कि कोई जो से वाल है, वाल में वो थिक तो नहीं हुई, या हार्ट की कोई वाल तो नहीं थिक हुई।
तो ये हमने ना लेनी होती है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सी थायराइड है ना, उसका साइज़ जो सा है वो 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पेल्विक ऑर्गन्स हैं। तो जब भी आपने एग्जामिनेशन करनी है ना, तो आपने जनरली साइज़, शेप, कलर, कंसिस्टेंसी और उसकी कट सरफेस और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैप्सूल आपने नोट कर लेनी है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइज, शेप, कलर, कंसिस्टेंसी है। पेल्विक ऑर्गन को आपने कैसे रिमूव करना है? प्यूबिक सिम्फिसिस से आपने बेस ऑफ पीनस तक काट देना है। फीमेल के केस में आपने ओवरीज, ट्यूब्स एंड यूट्रस को एग्जामिन कर लेना है, और फिर उसके बाद उसकी अटैचमेंट पेल्विस के फ्लोर के साथ एग्जामिन कर लेनी है। मेल के केस में हमने प्रोस्टेट ग्लैंड कर लेना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एग्जामिन कर लेना है, क्योंकि मेल में फिर ओवरी वगैरह तो नहीं ना होगी। क्रेनियल कैविटी जो सी होती है वो हमने बड़ी एहतियात से खोलनी होती है, और उसको खोलने से पहले आपने देखना होता है कि स्कैल्प पे कोई कट वगैरह तो नहीं लगे हुए। फिर उसके बाद जब आपने क्रेनियल कैविटी खोल लेनी है, तो आपने इस सपोर्ट की मदद से ना, इस सपोर्ट की मदद से उसको नेक के नीचे रख के हेड को सपोर्ट करनी है, हेड रेस्ट पे, और नेक को भी सपोर्ट देनी है। तीनों में से नेक सपोर्ट देनी है, इससे हेड सपोर्ट देनी इन दोनों से। फिर उसके बाद स्कल की जो सी है वो कैसे कटिंग होती है, ये आपको एक मेस्टॉइड प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पास सर का एक मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये इधर बनी हुई है। एक मेस्टॉइड प्रोसेस से हमने इस तरह जाना है दूसरे मेस्टॉइड प्रोसेस तक, और हमने ये इस तरह से जाके कट कर देना है। यहाँ पे हर चीज़ कट हो जानी है, सिवाय टेम्पोरल फेशिया और उसके मसल के। और हमने जो है एंटीरियरली स्किन को कर देना है एंटीरियरली, और पोस्टीरियर स्किन को कर देना है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। आर टिश्यू अंडर द स्कैल्प पर क्लीनली ग्लट फ्रॉम द एक्सेप्ट टू द टेम्पोरल मसल एंड फेशिया। फिर उसके बाद एंटीरियर रिफ्लेक्शन कर देनी है, पोस्टीरियर कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप जो सा होता है वो हमारे पास हमने स्कल कैप को तोड़ना होता है। स्कल कैप को तोड़ने का प्रोसेस हमसे शुरू होता है, एक ये जो सा टेम्पोरल फोसा से शुरू होगा हमारे पास, टेम्पोरल फोसा से आगे फ्रंटल बोन तक जाएगा, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। फिर दोनों साइडों पे आप समझ लें, यहाँ पे इधर आ गया, यहाँ पे इधर आ गया। फिर आपने मूव करना है बिहाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपने वहाँ से मूव करना है बिहाइंड, एक एक्सटर्नल एडोटनी मैट्रिक्स से हमने लेना है। फिर उसके बाद हमने बिहाइंड मूव करना है। उसके हमने फिर ना वहाँ से आगे को कट हमने लगा लिया डायग्राम से। फिर हमने पीछे वाले जो से कट होते हैं वो पीछे को बैकवर्ड और ऊपर को मूव करना है, और हमने ना ये ओसिपिटल बोन पे दोनों को मिला देना है। आगे वाले कट होते हैं उसका एंगल होता है जो से एंटीरियरली होते हैं कट, उसका 100 to 120 होता है, और पीछे वाले कट का होता है 120 to 150। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लेविरियम। क्लेविरियम जो सा होता है ये हमारे पास हमने रिमूव करना होता है बाय ब्लंट डाइसेक्शन। इसमें हमारे पास हमने सुपीरियर सैजिटल साइनस ओपन करनी होती है, ड्यूरा मैटर को देखना होता है, सेरिब्रल वेन्स को देखना होता है, एरेक्नोइड मैटर को देखना होता है, फॉक्स सेरिब्राई को, क्रिबरी फॉर्म प्लेट को, हर चीज़ को हमने देखना होता है। 6, 7, 8 नर्थ को हमने देखना होता है। इसको हमने बड़ी ना एहतियात से एग्जामिन करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेन आ जाता है। ब्रेन को हमने सारा कुछ काट लिया, ब्रेन आ गया हमारे पास। अच्छा ये याद रखिएगा कि ब्रेन जो सा होता है जब हमने निकालना है, तो हमने ना एक नाइफ़ से ना ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम को रिमूव कर लेना है उस लेवल से, इंटरब्रेन लेवल से, ताकि हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा एक्सपोज हो जाए, और इसके वजह से वेन्स ऑफ गैलन और पाइनियल बॉडी भी एक्सपोज हो जाएगी। सबस्टेंशिया नाइग्रा, वेन्स ऑफ गैलन और पाइनियल बॉडी। फिर उसके बाद हमने ना उसको उसके पैरेलल सेक्शंस कर देने हैं इस तरह से, जैसे ना आप डाई से नहीं करते, और ईच पैरेलल सेक्शन जो सा होता है ना वो हमारे पास 5 to 7 mm के इंटरवल से सेक्शन शुड नॉट बी मोर देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास वर्म सेरिबेलम, सेरिबेलम के आपको वर्मस का पता है, उधर से हमने दोनों हाफ अलग अलग कर लेने हैं, और हमने सेरिबल पेडंगल से पोन्स भी रिमूव कर लेना है, और उसके भी हमने प्लेन कट्स बना देने हैं, और उधर हमारे पास 5 to 7 mm इंटरवल होना चाहिए। ब्रेन में 1 सेंटीमीटर, उधर 5 to 7 mm। जो से भी हमने हथियार वो ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं ना, वो हमने पहले 95% अल्कोहल में भिगो देने हैं, ताकि हमारे पास जो है वो ज़्यादा ना हो, वो स्टिक ना करे ब्रेन के मैटर के साथ। वर्टिबल कॉलम आप दो तरह से कर सकते हो। आगे से आपने सारे चीज़ें निकाल ली हैं, मतलब आगे से तो एंटीरियरली भी अप्रोच कर सकते हो, पोस्टीरियरली भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर पोस्टीरियरली अप्रोच करते हैं, उसको वो बेटर होती है। इसमें हम ये करते हैं कि हम ना उसको एक कट देते हैं जो कि हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द बेस ऑफ हेड टू द सैक्रम। इस तरह से हमने ना, इस तरह से हमने एक कट दिया, और उसके बाद हमारे पास जो सा उसको लैमिना होता है ना, उसको हमने परपेंडिकुलर ऐसे कट दे दिया। तो उसकी वजह से ना जब हमने काट दिया तो हमारे पास कनाल वगैरह हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है। और लेमिनेक्टमी शुड नॉट बी डन ऑन द फर्स्ट वर्टिब्रा। हमने ना सबसे पहले
उसके ना वो सबसे पहले लेमिनेक्टमी सर्वाइकल वर्टिब्रा पे नहीं करनी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास हेड और कनेक्शन का जो सा हेड और ट्रंक का कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने कट थ्रू द डूरामेटर, स्कैल्पल के लोएस्ट पॉइंट से हमने उसको कट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने ना जब जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसको अल्कोहल में करना है, और इस ब्रेन के मैटर को आपने हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजना है 10% फॉर्मलिन में ना महफूज करके। बोन जॉइंट एंड बोन मैरो, ये जौन सा होता है, जब आपने सारा कुछ कर लिया तो आपने ना इसमें जो सा है वो बोन मैरो की ना लेनी होती है। बोन मैरो जो सा वो आपने लेना होता है, बोन्स को एग्जामिन करना होता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि हम वर्टिब्रा के साथ साथ काट लगाते हैं, जिससे हम उसको ना ये एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 में डिवाइड कर देते हैं। ये इसकी वजह से उसकी जो सी रिजिडिटी नहीं डिस्ट्रॉय होगी। और हमने ना इसका छोटा सा पीस जो सा होता है वो हमने ना फिक्सेटी में डाल देना। स्टर्नम और रिब्स का भी ऐसे छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। जो सा हमारा बोन मैरो है वो हम लॉन्ग बोन से लेते हैं। लॉन्ग बोन से हम इस तरह लेते हैं कि हमने पहले सर्कुलर कट लगाना है, और उसकी लेंथ कट की होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, और हमने उसको बोन को एक्सपोज कर लेना है। उस बोन को कट कर देना है, हमने कट करना है उस बोन को, और जब उसको कट कर लेना है तो हमने बोन मैरो निकाल लेना है। जब हमने लॉन्ग बोन से, अगर हमने पूरी लॉन्ग बोन निकालनी है मतलब फीमर के केस में, तो हमने उसको ऊपर से भी डिसआर्टिकुलेट करना है जॉइंट को, नीचे से भी डिसआर्टिकुलेट करना है। तो हमने ना अगर हम जब हमने फीमर निकालनी है तो हमने उसका इंटरनल कैप्सूल रिमूव करना है। उसके बाद हमने लेड को अबडक्ट करा देना है। वो खुद ही जो सी है ना फीमर एसिटाबुलम से बाहर आ जाएगी। अगर हमने नी जॉइंट को रिमूव करना है, नी जो सी अब हमें चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, तो नी जॉइंट को अगर हमने एक्सपोज करना है तो यू शेप इंसिजन करवाएंगे, और यू जो सा है वो पास करेगा पेटेलर टेंडन के ऊपर से हमारे पास पास करेगा, और जो सा इंसिजन है वो हमारे पास एक्सटेंड करेगा पेटेलर टेंडन पेटेलर रेक्टस फेमोरस मसल के साथ, और ये टिश्यू के साथ करेगा 10 to 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हमने ये निकाल लिया तो हम कोई बॉडी की चीज़ रख देंगे ताकि बॉडी की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अच्छा, आप ना फेस, आर्म और हैंड पे कट नहीं लगा सकते, मतलब उसको ना इस तरह चीज़ें नहीं उसमें से रिमूव कर सकते, तो वो नहीं इंसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने उसको सर्कुलर इंसिजन देनी है, और ऐसे फोल्ड की तरह उसको आगे तक खींच लेना जब तक कि आपकी इंजरी एक्सपोज नहीं हो जाती। आखिरी हमारा पार्ट था क्लोजर एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी। इसमें 2 प्रिंसिपल का ध्यान रखना है आपने, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल बॉडी एनाटॉमी और इंश्योरिंग एब्सेंस ऑफ लीकेज फ्रॉम द कट्स, के आपकी नॉर्मल एनाटॉमी के हिसाब से आपने क्लोजर करना है, और कोई कट वगैरह से लीक ना आपका हो रही हो कोई चीज़। इसमें आपने जो आपने ऑर्गन निकालने हैं उसके स्पेसिमेन लेके आपने ऑर्गन वापस रख देने हैं। अगर आपने जो सा क्रेनियल कैविटी है उसमें कैरोटिडोवर्टिब्रल आर्टरीज को आपने जो सा वो कर देना है लाइगेट, ताकि खून ना बाहर आए, और फोरामन मैग्नम को आपने कॉटन रख देनी है ताकि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड ना लीक हो। उसके बाद आपने ना अगर कोई इन्फ्यूजन हुई थी मसलन कोई पानी वगैरह था कैविटीज़ में, वो भी रिमूव कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास स्किन के एजेस जो से हैं वो अच्छी तरह हमने एक दूसरे से अटैच कर देने हैं, सारी सरफेस को अच्छी तरह क्लोज कर देना है। अगर आपने लॉन्ग बोन रिमूव किया है तो उसकी जगह वुडन का कोई पीस वगैरह रख देना है।